A very good morning to the students of civil second year. पिछली बार की लेक्चर सीरीज़ में हमने सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा था, है ना। तो अब जो है हम आगे, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था, हम सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत के बारे में जानेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ये जो ये टॉपिक है ये हमें सर्वेइंग के उन दो प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस को बताता है जिनका हमेशा सर्वेक्षण करते समय हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, क्योंकि आगे जितने भी कार्य सर्वेक्षण कार्य आप करते हैं वो इन्हीं बातों पर निर्भर करते हैं। तो सर्वेक्षण के जो है कुल दो मूल सिद्धांत होते हैं, दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि फील्ड में जब कभी आप सर्वेक्षण करते समय किसी भी नए बिंदु को, किसी भी नए स्टेशन बिंदु को आप निर्धारित करते हैं, मान लीजिए वो नया स्टेशन बिंदु स्टेशन ओ है, तो इस बिंदु को स्थापित करने के लिए न्यूनतम दो संदर्भ बिंदुओं के माध्यम या के आधार पर जो है मापन करना आवश्यक होता है। मान लेते हैं हमारे दो संदर्भ बिंदु यहाँ पर ए और बी हैं। संदर्भ बिंदु का अर्थ क्या होता है? संदर्भ बिंदु का अर्थ होता है वे बिंदु जिनकी स्थिति का पूर्व निर्धारण किया जा चुका हो, यानी जिनको नक्शे पर दिखाना आसान हो जाए, यानी नक्शे पर उनकी स्थिति पूर्व रूप से निर्धारित की जा चुकी हो, ठीक है। और ग्राउंड पर, फील्ड पर जहाँ पर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं वहाँ पर इन दोनों की स्थिति परमानेंट हो, यानी ये दो स्टेशन ऐसे स्टेशन हो जिनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो इन दो संदर्भ स्टेशन के आधार पर अन्य नए स्टेशन जितने भी आपको स्थापित करने हैं उन स्टेशन की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन स्टेशंस को मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में किस तरह लोकेट करूँगा। तो हमारे पास बेसिक दो टूल्स होते हैं, दो ऐसी विधियाँ होती हैं, दो ऐसे औजार होते हैं जिनकी सहायता से हम नए स्टेशन बिंदुओं की स्थिति को बताते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना, यानी दूरी मापन और कोण मापन। इन दो विधियों की सहायता से, यानी इन दो टास्क की सहायता से हम किसी भी नए स्टेशन बिंदु को लोकेट कर सकते हैं, यानी उसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। इस चीज़ को बेहतर रूप से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने दिए गए 5 चित्रों में किसी एक चित्र पर अगर आप सबसे पहले आप चित्र नंबर 1 को देखिए। मतलब हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास हमारे फील्ड पे कुल 3 स्टेशन बिंदु हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी, ठीक है। इन 3 स्टेशन बिंदुओं में स्टेशन सी एक ऐसा स्टेशन है जिसकी स्थिति का निर्धारण करना है, यानी जिसको ड्राइंग शीट पर हमें लोकेट करना है। कहने का मतलब है, ड्राइंग शीट पर लोकेट करने का मतलब होता है कि नक्शे में उसकी स्थिति को दर्शाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पूर्व रूप से दो ऐसे स्टेशन हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी, जिनकी स्थिति का निर्धारण किया जा चुका है, यानी ये दो स्टेशन नए बिंदु सी के लिए आधार बिंदुओं का कार्य करेंगे, ठीक है। अब हमें ये सीखना है, ये समझना है कि इन मूल स्टेशन के आधार पर मैं बिंदु सी की स्थिति का निर्धारण किन किन तरीकों से कर सकता हूँ। तो वो कुल 5 तरीके यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये 5 बेसिक तरीके ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम स्टेशन सी की लोकेशन को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको इन सिचुएशंस को डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी नए स्टेशन बिंदु सी को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम दो मूल बिंदु, यानी दो मूल स्टेशन, रेफरेंस स्टेशन ए और बी का हम यूज कर रहे हैं। देखिए, तो पहला तरीका क्या है, ए और बी दो स्टेशन ऐसे हैं जिनको ड्राइंग शीट पर हम लोकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। और वो क्यों कर सकते हैं वेरी इजीली? क्योंकि इनकी जो लोकेशन है ग्राउंड पर वो फिक्स्ड है। इमेजिन करिए कि ए और बी हो सकता है कोई ऐसे बिंदु हों जिनका लोकेशन फिक्स हो। जैसे मान लीजिए ग्राउंड पर दो पेड़ हैं ए और बी, तो क्या पेड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं आसानी से? बिल्कुल नहीं। तो ये पेड़ जो हैं बिंदु सी के लिए आधार का कार्य कर सकते हैं, यानी इन दो बिंदुओं पेड़ ए एंड पेड़ बी, हमारे पास दो पेड़ हैं इमेजिन करिए बिंदुओं की जगह, ठीक है। तो इन दो पेड़ों के आधार पर मैं बिंदु सी के लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये दो स्टेशन पेड़ ही हों, किसी तरह के ट्री या पौधे हों। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ
क्योंकि पेड़ ऐसी चीज़ है जिससे आसानी से मूव नहीं कर सकते हम। तो बिल्कुल उसी तरह ये स्टेशन की पोजीशन फिक्स है। ठीक है, कहने का मतलब है इन स्टेशन की पोजीशन फिक्स है, डिस्टर्ब नहीं की जा सकती। तो अब इन दो स्टेशन के रिस्पेक्ट में मुझे स्टेशन सी डिफाइन करना है। तो पहले स्थिति में हमने क्या किया, स्टेशन सी यानी बिंदु सी पर जाकर हमने रेखा ए बी पर एक लंब डाला, लंब यानी परपेंडिकुलर डाला। ठीक है ना। तो बिंदु सी से रेखा ए बी पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, अब ये परपेंडिकुलर कैसे डालना है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में आएगा। ठीक है, हम अभी आप खाली ये समझिए कि आपने बिंदु सी से रेखा ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला। आप चाहें तो चाप विधि से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, आप चाहें तो किसी उपकरण की सहायता से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु सी से रेखा ए बी पर जो परपेंडिकुलर हमने डाला वो मान लीजिए पॉइंट सी डैश पर आकर रेखा ए बी से मिलता है। तो इजीली सी डैश की लंबाई ज्ञात करके हम स्टेशन सी को इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में देखिए उसने क्या किया है, स्टेशन ए और स्टेशन बी से स्टेशन सी की दूरी को नापकर, पहली दूरी नापी उसने डिस्टेंस ए सी और दूसरी दूरी नापी उसने डिस्टेंस बी सी। तो इन दोनों डिस्टेंस को मेजर करने के बाद वो स्टेशन सी को ड्राइंग शीट पर लोकेट कर सकता है। देख सकते हैं आप कि किसी भी नए स्टेशन को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम दो स्टेशन बिंदुओं की सहायता ली जा रही है। इस पहली स्थिति में दो स्टेशन की सहायता कैसे ली गई, इन दो स्टेशन के माध्यम से एक रेखा ए बी निर्धारित की गई और उस रेखा पर परपेंडिकुलर डाल करके स्टेशन सी को निर्धारित किया। दूसरी स्थिति में क्या किया है, दूसरी स्थिति में बिंदु ए और बिंदु बी से स्वतंत्र मापन लेकर यानी इंडिपेंडेंट मेजरमेंट लेकर के ए सी और बी सी को ज्ञात किया गया और उसके बाद बिंदु सी को ड्राइंग शीट पर यानी नक्शे पर आसानी से बना लिया जाता है। अभी इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने हम तभी करेंगे जब हम कॉलेज में आपस में मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल सेशंस में हम ये इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे स्थिति में उसने क्या किया है, तीसरी स्थिति में जो है उन्होंने बिंदु बी को ले लिया। ठीक है, केवल एक स्टेशन बिंदु बी को लिया है और बिंदु बी से एंगल ए बी सी को मेजर करने के बाद और बी और सी की बीच दूरी ज्ञात कर लेने के बाद हम बिंदु सी का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है एंगल ए बी सी, आप इसको एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो एंगल सी बी ए यानी थीटा और डिस्टेंस बी सी को मेजर करके हम सी का लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम क्या है कि सी की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए अभी तक मैंने सिर्फ बिंदु पी का यूज किया है। ठीक है, मैंने एंगल सी बी ए यानी थीटा तो मेजर कर लिया, लेकिन केवल एक स्टेशन बी ऐसा है जिसका यूज हो रहा है, स्टेशन ए का यूज अभी भी नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टेक्निक यहाँ पर यूज की है डायग्राम में, ये टेक्निक हमारे पहले सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो पहले सिद्धांत का अनुसार हमें क्या करना है, जो कार्य हमने स्टेशन बी से किया है यानी एंगल डिस्टेंस बी सी को मेजर किया और एंगल सी बी ए यानी थीटा को मेजर किया, यही कार्य हमने स्टेशन ए से भी करना होगा, जो कि हमारे अगले चित्र में दर्शाया गया है। चित्र नंबर 3 में खाली ये दिखाया समझाने की कोशिश की है कि सी की लोकेशन को निर्धारित ऐसे भी किया जा सकता है दो चीज़ों से, बी सी और एंगल सी बी ए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से जो हम डिटरमाइन करते हैं उसकी लोकेशन को, वो लोकेशन में एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी के लिए सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत ये कहता है कि कम से कम दो मानक बिंदु ऐसे होने चाहिए जिनसे स्वतंत्र मापन लेकर नए स्टेशन बिंदु को निर्धारित करना है। तो उसी तरह अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि बिंदु बी से जो कार्य था वही कार्य बिंदु ए से किया गया। यहाँ पर थीटा मेजर किया गया, इसको थीटा 1 बोल लेते हैं और एंगल सी ए बी को हमने, जो ये वाला एंगल है, एंगल सी ए बी को हम थीटा 2 बोल लेते हैं और एंगल थीटा 2 यानी एंगल सी ए बी ज्ञात कर लेने के बाद ए सी की दूरी नाप करके हम सी की लोकेशन को परिशुद्धता पूर्वक यानी विद हाई एक्यूरेसी हम डिटरमाइन कर सकते हैं।
उसी तरह आप चित्र नंबर 5 को अगर देखें, इन सभी स्थिति का जो वर्णन है वो यहाँ पर मैंने नीचे लिखित रूप से कर रखा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। 5वें चित्र में देखिए, एंगल बीएसी व एंगल एबीसी माप करके भी सी की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस और एंगल दोनों मेजर करें। आप इन दो बिंदुओं से यदि केवल और केवल एंगल भी मेजर कर लेते हैं, कौन कौन से एंगल, एंगल सी बी ए और एंगल सी ए बी, तब भी आप इन कोणों की सहायता से ड्राइंग शीट पर, ध्यान रखिएगा, नक्शे पर सी का निर्धारण कर सकते हैं। अब आप यदि इन पांचों स्थितियों पर गौर करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सभी चीज़ें आप मैथ्स के ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, यानी ज्यामिति वाले जो आपका विषय पार्ट होता था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक पॉइंट को एक लाइन के रेफरेंस में आप किस किस तरह से लोकेट कर सकते हो, केवल दो एंगल्स मेजर करके, डिस्टेंस और एंगल मेजर करके। ठीक है, उसी तरह किन्हीं दो पॉइंट से, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी से उसकी डिस्टेंस का आर्क लेकर के, ठीक है ना, एक आर्क मैंने ए सी का लिया, एक आर्क मैंने बी सी का लिया, और दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, एक आर्क मैंने यहाँ से बनाया, एक आर्क मैंने यहाँ से बनाया, तो ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो मेरा स्टेशन सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो सबसे पहला तरीका था, किसी स्ट्रेट लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल करके उस परपेंडिकुलर की लेंथ को कैलकुलेट करके भी हम उस पॉइंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल 5 तरीके ऐसे बताए गए हैं जिससे कि आप किसी नए स्टेशन सी को किन्हीं दो मानक स्टेशन ए और बी के आधार पर लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे यहाँ पर हमने सर्वेक्षण के पहले सिद्धांत का क्या यूज़ किया है। पहले सिद्धांत का यूज़ ये किया है कि किसी भी नए स्टेशन को निकालने के लिए, किसी भी नए स्टेशन को कैलकुलेट या डिटरमाइन करने के लिए कम से कम दो मानक स्टेशन होने चाहिए। ठीक है, जिनकी सहायता से आप इस कार्य को कर सको। अगर आप किसी एक स्टेशन से कार्य करते हो, कार्य हो तो जाता है लेकिन उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इस वजह से कम दो स्टेशन होना आवश्यक है, जिसे ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी थ्योरी जो है मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इस थ्योरी को आपने नोटबुक में इसी तरह लिखना है एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये इसका इंग्लिश एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिद्धांत नंबर 2 पे। इसको समझना देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड आप रहेंगे। सिद्धांत नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी कार्य को हमेशा पूर्ण से भाग की ओर किया जाना चाहिए, हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, अब पूर्ण से भाग की ओर कार्य करने का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को जब आप कर रहे हैं फील्ड पर, उसे हमेशा बड़े रूप से छोटे रूप की ओर लाने की प्रयास करनी है। यदि आप कार्य को छोटे रूप से बड़े रूप की ओर करते हैं तो त्रुटियां मल्टीप्लाई होती हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की स्केल है। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर की क्या है, स्केल है। यदि कोई आपसे कहता है कि अपनी ड्राइंग बुक पर, अपनी ड्राइंग शीट पर एक 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपको खींचनी है, क्या करना है, एक 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपको खींचनी है, तो इस लाइन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ 100 सेंटीमीटर्स। लाइन की लेंथ होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉइंट्स के बीच होता है। ठीक है ना, कोई पूछे इस लाइन ए बी की लेंथ क्या है तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। कोई पूछता है कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है तो वो भी क्या है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की स्केल है। आपने जब इस स्केल को मार्केट से खरीदा था तो ये 10 सेंटीमीटर के मान के खरीदा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये स्केल 10 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है। कहने का मतलब है इस स्केल में कुछ एरर है। ठीक है, वह एरर कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं इजी समझने के लिए कि मान लीजिए स्केल 10 की जगह 11 सेंटीमीटर की है, यानी स्केल अपनी नॉर्मल लेंथ से पूरा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, लेकिन आपने क्या समझ रखा है, आपके समझ में यही आता है कि स्केल 10 सेंटीमीटर की है। आप
कहने का मतलब है आपको इस त्रुटि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इमेजिन करते हैं। तो आपने क्या किया, आपको 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के लिए आप इस 10 सेंटीमीटर की स्केल को 10 बार रिवर्स करोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 बार आप इस स्केल को रिवर्स करोगे तो लास्ट में जो पॉइंट आपको मिलेगा, पॉइंट बी, आप ये कह पाओगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 100 सेंटीमीटर है, यानी आप 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच चुके हो। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो आप ध्यान रखना, क्योंकि स्केल 10 की जगह 11 सेंटीमीटर की है। तो आपने क्या किया, जब स्केल को 10 बार पलटा, उसे 10 सेंटीमीटर का मान के, तो 10 बार पलटने पर जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है वो भी कितनी बार पलटा है, वो भी कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 बार रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब है आपने 100 की जगह 110 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर की जो गलती थी स्केल में, वो आपके कार्य को करते वक्त 10 सेंटीमीटर की गलती में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कार्य की शुरुआत में जो एरर 0 था, वो कार्य को आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए लास्ट में वो 1 सेंटीमीटर का जो एरर है, ठीक है, वो पूरे 10 सेंटीमीटर के एरर में कन्वर्ट हो गया। यानी 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचने की जगह आप 110 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच बैठे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको 100 की जगह जितनी ज़्यादा लंबी लाइन खींचने के लिए कहा जाएगा, आप उतना ज़्यादा बड़ा एरर करते हो। तो कहने का मतलब है आपने कार्य क्या था आपका, उद्देश्य क्या था, 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। आपने कार्य को छोटे रूप से पकड़ा, आपने 10 सेंटीमीटर की स्केल ली, लेकिन वो 10 नहीं 11 की थी, यानी एरर था। मान लीजिए वो एरर, अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर, अभी मैं एरर्स की भी बात करूंगा, कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं सर्वेइंग में। तो यहाँ पर जिस एरर की हम बात कर रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी उपकरणीय त्रुटि है। कहने का मतलब आप जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हो कार्य को करने के लिए, उस उपकरण में किसी तरह की त्रुटि है, खामी है। तो उपकरण की त्रुटि के कारण क्या होता है, आप जितनी लंबी लाइन खींचते हो उस स्केल से, आपका एरर एट लास्ट उतना ज़्यादा हो जाता है। यानी 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के लिए अगर आपका नेट एरर 10 सेंटीमीटर का आया, तो 200 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के लिए यह एरर 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वैसे ही 300 मीटर के लिए यह एरर 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कार्य बड़ा होता चला जा रहा है ना, उसी हिसाब से जो है हमारा एरर भी मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो इसी के लिए सर्वेक्षण का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि कार्य को कभी भाग से पूर्ण की ओर नहीं करना है, हमेशा पूर्ण से भाग की ओर करना है। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है उसके अनुसार जो है एक लाइन को ड्रॉ करना था जो कि 100 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है ना, तो इस कार्य को हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह सर्वेक्षण का दूसरा सिद्धांत बोल रहा है। अ, लेकिन ये आपको केवल समझाने के लिए था कि एरर किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कार्य कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन का एग्जांपल लिया है। कार्य कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपको एक पूरे क्षेत्र का एरिया निकालना है, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको ट्राइंगुलेशन के दौरान समझाया था। तो ट्राइंगुलेशन करने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था, अब उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, इस बड़े क्षेत्र में पहले कुछ नियंत्रण बिंदु यानी कंट्रोल स्टेशन सेट कर लिए थे। ठीक है, कुछ कंट्रोल स्टेशन मैंने बना लिए। कंट्रोल स्टेशन का मतलब कल बता चुका हूँ, जहाँ से पूरे क्षेत्र में कंट्रोल हो जाए, पूरे क्षेत्र में नियंत्रण आ जाए। फिर मैंने क्या किया था, इस पूरे बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया था। राइट, तो मैंने इस बड़े क्षेत्र को छोटे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया था। तो ये भी जो है पूर्ण से भाग की ओर कार्य करने का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं एक बड़े क्षेत्र को मैं छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर रहा हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इन छोटे ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करूँगा और एट लास्ट इनको जोड़ करके बड़े क्षेत्र का जो है मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। कहने का मतलब है मैंने कार्य को बड़े से छोटे की ओर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो हमेशा पूर्ण से भाग की ओर कार्य किया जाना चाहिए, ताकि अगर एरर्स आ भी रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होने की जगह डिवाइड हो जाएं। ठीक है, डिवाइड होने से क्या होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा बढ़ने की जगह। ठीक है,
इस चीज़ को थ्योरेटिकली इसी एक्सटेंट तक समझाया जा सकता है। यदि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझना है तो वो प्रैक्टिकली ही हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको सर्वेक्षण के दो सिद्धांत की महत्व समझ में आए होंगे। बाकी यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बेस्ट रेफरेंस वीडियोस की सहायता से इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियरली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बाकी के अगले लेक्चर्स तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।